आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो लगातार बिहार लोक सेवा आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कि बिहार की राजनीति में जाति धर्म की भूमिका। और इस पे बहुत सारे उत्तर भी लिखे जा रहे हैं और कमोवेश सब एक ही उत्तर लिखते हैं लगभग। इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक अच्छा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, इसको समझने की आवश्यकता है कि बिहार की राजनीति में जाति धर्म की भूमिका। तो आप प्राय क्या होता है कि लोग इसे 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग होता है जब कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में राज्य सरकारें बन रही थी, उसके बाद फिर एक समय आता है लालू यादव का और उसके बाद नीतीश कुमार का। इन से 3 चरणों में विभाजित कर कर लोग इसका उत्तर लिखते हैं। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए इसका विश्लेषण थोड़ा और व्यापक रूप से करना होगा, क्योंकि भारत में अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा तो जाति और धर्म आरंभ से ही एक प्रमुख घटक रहा है। और जाति और धर्म अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे हर एक एक्टिविटी का, या हमारी वो आर्थिक दिनचर्या की क्रियाएं हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसको जाति और धर्म हमेशा से प्रभावित करती हैं। खैर हम मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में हम जाति धर्म की भूमिका को एक कम शब्द में व्यापक रूप से कैसे बताएं। अगर आप पिछले 3 दशकों के बिहार की राजनीति का विश्लेषण करें तो उसमें आपको सबसे जो प्रथम चीज पता होनी चाहिए वो यह है कि एक क्षेत्रीय दल के नेतृत्व में यहाँ पर राष्ट्रीय दल या कभी कभी बिना राष्ट्रीय दल के भी जो है यहाँ पर राज्य सरकार रही है। इसका पहला चरण हम जान रहे हैं। इसका पहला चरण कौन सा है? इसका पहला चरण है राजद का, जिसमें उसे कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा था, और उसके बाद एनडीए की गठबंधन और बीच में कुछ दिन महागठबंधन। खैर इन सारे फैक्ट के पीछे मुझे नहीं जाना है, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। अगर आप इन क्षेत्रीय दलों को देखें, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर आप जनता दल यूनाइटेड को देख लें, या और अन्य जो भी हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सारी पार्टियों को देखेंगे तो आपको इन सारी पार्टियों का उदय कब हुआ? इन सारी पार्टियों का जो उदय हुआ वो 1975 का जो इमरजेंसी था उसके बाद हुआ, मतलब जेपी आंदोलन के बाद हुआ। और जेपी आंदोलन के बाद जो भी पार्टियां आई, इन्हें माना जाता है ये भारतीय राजनीति में एक नया जो है एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में ये लोग उभरे, और अपने आप को ये अभी भी क्या कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ही समाजवादी संगठन या एक समाजवादी परिवार के एक लोग थे। तो जब इन पार्टियों का गठन हो रहा था या फिर जो इनके नेता आ रहे थे, उनकी जो मूल विचारधारा थी वो क्या थी? उनकी जो मूल विचारधारा थी वो, उनमें अगर आप कुछ प्रमुख विचारधाराओं को देखें तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था सोशल जस्टिस, अर्थात सामाजिक न्याय। उसके बाद ये था कि आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो, साथ ही साथ समाज के अंतिम वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना, आदि ये इनके सारे प्रमुख उद्देश्य रहे थे। और इसके बाद अगर आप भारतीय राजनीति में जाति धर्म की भूमिका की बात करते हैं तो उसमें मैं कह सकता हूं कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बात की थी कि पिछड़ी जातियों को भी जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक विभाजक रेखा है भारतीय राजनीति में जाति और धर्म को लेकर के। और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसके बाद जो एक सकारात्मक रुझान होना चाहिए था जाति और या फिर धर्म का, वो कहीं ना कहीं उसके बाद इसने नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित किया भारतीय राजनीति को। तो अब हम बिहार पर अगर आप सीधे आते हैं तो आप देखते हैं कि बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड या फिर राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सारी पार्टियां जो इसके जो नेता हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सारे उसी जेपी आंदोलन में जो एक अगली पीढ़ी की जो एक राजनीतिक नेतृत्व उभर कर राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया था, ये उसके नेता हैं। और इनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये इनकी जो पूरी राजनीति थी वो सामाजिक न्याय के लिए ही थी, और कहीं ना कहीं जो वंचित वर्ग थे, जो पिछड़ा वर्ग था, उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से ये जोड़ना चाहते थे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यह उत्तर लिखना है कि बिहार में जब इन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो कहीं ना कहीं इसने जो हमारी जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति है जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। और लोकतंत्र के 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक जो लोकतंत्र की हैं वो है भागीदारी, पारदर्शिता और तीसरी जवाबदेहिता।
तो इन तीनों चीज़ों में इन तीनों तत्वों को आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1985 तक आपको कहीं ना कहीं जो समाज के पिछड़े वर्ग थे, जो एक पिछड़ा वर्ग था, उसकी कहीं ना कहीं आपको भागीदारी कम नजर आएगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी। तो जब इन पार्टियों का गठन हुआ तो इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके मार्ग को प्रशस्त किया, ठीक है। और उसके बाद इनका सीधा सीधा उद्देश्य यही था कि यह जो है एक सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते थे राजनीति के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में एक राजनीतिक लोकतंत्र है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर संसद कानून बनाती है और हमारे राज्य के स्तर पर विधानसभा कानून बनाती है। और जब पिछड़े जाति के, दलित जाति के लोग चुनकर जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने जाति के लोगों के लिए अच्छे से कार्य कर सकेंगे। तो यहाँ तक बिहार एक अच्छे रूप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति पर जाति और धर्म का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। धर्म को मैं 10 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा, मैं अभी जाति को ही डिस्कस करता हूँ। तो इस संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि जब लालू प्रसाद यादव आए तो इन्होंने देखा, और इन्होंने जब ये लोग आए तो इनका सीधा सीधा जो इनकी राजनीति थी वो जो अगड़ी जातियाँ थी, जो उच्च जातियाँ थी, उनके विरुद्ध थी, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, आपके कायस्थ, राजपूत इनके विरुद्ध थे। और उनका एक नारा भी था कि भूरा बाल से दूर रहो, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ ये लोग थे। इनकी स्पष्ट राजनीति इनके विरुद्ध थी। लेकिन इन्होंने पिछड़ी जातियों में भी कुछ ऐसी जातियों को, आप यह कह सकते हैं कि उन जातियों को अपने वोट बैंक के रूप में साधा, और अपने पहले ही कार्यकाल के अंतिम चरण तक जाते जाते लालू यादव ने कहीं ना कहीं अपना एक जाति आधारित वोट बैंक स्थापित कर लिया। वो था आपका यादव वोट बैंक। और अन्य जो पिछड़ी जाति के नेता उनसे जुड़े हुए थे, जिनमें बिहार के संदर्भ में कुर्मी जाति के नेता थे नीतीश कुमार, वो आप देखते हैं कि लगभग 95 आते आते कहीं ना कहीं उनका अलगाव होने लगता है लालू यादव से, और वो अपनी अलग समता पार्टी बनाते हैं, जिसे बाद में जनता दल यूनाइटेड कहा गया। अब यहाँ पे तो धर्म के मामले को समझिएगा कि यहाँ पे धर्म कहाँ से फिर बिहार की राजनीति में इंटर करता है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी रहा है कि 1950 के बाद या 1952 के बाद जब पहली बार भारत में आम चुनाव हुए, या उसके बाद अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ पे चुनाव हुए, वहाँ पे धर्म के आधार पे बहुत अधिक चुनाव नहीं हुए। लेकिन जब 1984 के आसपास जब राजीव गांधी ने राम मंदिर को जब उन्होंने खुलवाया, उसके बाद शाहबानो का केस हुआ, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक जनता पार्टी की सरकार थी, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी कहा गया, और उसे आरएसएस का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में जो उनका बहुत दबा हुआ मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा, या एक बहुसंख्यक की राजनीति, या फिर एक बहुलतावाद के स्थान पर बहुलतावाद को नहीं मानना, विविधता के स्थान विविधता को नहीं मानना, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका जो कुल मिलाकर के उनका एक रुझान था वो यह था कि वो हिंदू के लिए ही राजनीति करेंगे। तो 1990 में फिर राम मंदिर आंदोलन चलता है, और कहीं ना कहीं भारत में पहली बार संविधान की स्थापना होने के बाद, संविधान के लागू होने के, चुनाव होने के बाद पहली बार भारत में कहीं ना कहीं जो है धर्म पर आधारित और धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की राजनीति या हिंदुत्व की राजनीति करना आरंभ कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा चलती है, और हम फिर से बता देता हूँ कि जो क्षेत्रीय दल थे, या जो भी उस समय के समाजवादी पार्टी से समाजवादी नेतृत्व था उस समय, या फिर जो सेकेंड जनरेशन सोशलिस्ट ग्रुप था जिसमें लालू यादव ये लोग थे, इनका 3 मुख्य गोल था, एक सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, और तीसरा अपलिफ्टमेंट ऑफ जो माइनॉरिटीज़ थे, या जो दम सबसे समाज के अंतिम पायदान पे लोग थे, उनको ऊपर ला के लाना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय जो है मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया। और आपको पहली जो भूमिका दिखेगी 95 के बाद बिहार की राजनीति में, वो आपको पहला एक वर्ड लोगों ने क्वाइन किया, राजनीतिक विश्लेषकों ने, MY समीकरण, जिसमें मुस्लिम और यादव हो गए। उसके बाद का चरण भी चला, फिर 2000 में बिहार का विभाजन हो जाता है और झारखंड अलग हो जाते हैं। उसके बाद
कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे 99 में, वर्ष 1999 में राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, जो पहली स्वतंत्रता के बाद एक 5 साल लगातार सरकार चली, एक गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार, और उनका कहीं ना कहीं मुद्दा हिंदुत्व का रहा, राम मंदिर के आसपास 370, ये सारे मुद्दे रहे। पर बिहार में एक धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के समानांतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपना एक वोट बैंक बनाया, और वो वोट बैंक था समाज की अगड़ी जातियों का। क्योंकि हम देखते हैं कि 1995 के बाद बिहार में धीरे धीरे कांग्रेस का अवसान होता है, और जो अपर्दन जो यह होता है कांग्रेस का, और कांग्रेस का वोट बैंक ही कौन था? बिहार के अगड़ी जाति के लोग। अब बिहार की ये जो अगड़ी जाति, जिनमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण थे, ये सारे बीजेपी के साथ चले गए, और बीजेपी का जो एजेंडा था, मुख्य रूप से हिंदुत्व का एजेंडा था, इन्होंने उन्हें हाथों हाथ लिया। और आप फिर देखते हैं कि 2000 के बाद एक नया समीकरण बनता दिखता है बिहार में, और वो समीकरण होता है बीजेपी के साथ बिहार के अगड़ी जाति के लोग, और साथ ही साथ छोटी जाति या कह सकते हैं पिछड़ी जाति के वो हिंदू लोग भी थे, जो धर्म के नाम पर बीजेपी से जुड़े हुए थे, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, 370 का हो, या फिर और 3 तलाक हो जाए, या सिविल कॉमन कोड, ये सारे एक जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा चेंज आया बिहार में, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जो है महादलित और पिछड़ी जातियों के साथ उन्होंने भी एक नया समीकरण लाया, जिसमें कोई कुर्मी तो थे ही, साथ ही साथ दलितों को भी उन्होंने महादलित का दर्जा दिया, जिसके अंतर्गत दुशाद, भुइया, अब हरिजन, इन सारी जातियों को जोड़ के उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक नई वोट बैंक को बनाया। और जहाँ 21वीं सदी में भारत के अन्य राज्यों में जिस प्रकार से जो एलपीजी, यहाँ पे एलपीजी की बात करना आवश्यक है, जो एलपीजी सुधार हुए, उन एलपीजी सुधारों के कारण जो कहीं ना कहीं एक समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। समाज में बहुत तेजी से नवीकरण की प्रक्रिया हो रही थी, और एक जो समाज में सामंती व्यवस्था थी, जो और एक जो जातिवाद के प्रति भारतीय समाज के लोगों की जो आग्रहशीलता थी, उसे तोड़ने का काम किया था। बिहार में ठीक इसके उलट हुआ, और हम देखते हैं उसके बाद जब वर्ष 2004 का चुनाव होता है, तो वहाँ पर नारा देते हैं नीतीश कुमार कि सामाजिक क्रांति के साथ आर्थिक क्रांति, अर्थात सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, और उनका समर्थन करता है बिहार का अगड़ी जाति के लोग। अगड़ी जाति के लोगों में हम लोग जानते हैं कौन कौन है, और साथ ही साथ धर्म के नाम पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ पहले से ही लोग जुड़े हुए थे, और मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के साथ थे। यही वो पृष्ठभूमि है, और लगभग यही वो कारण है जिसने जो अभी भी बिहार में जो कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका को तय कर रहे हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। साथ ही साथ अभी आप देख ही रहे एक नया एक पार्टी बना, वीआईपी पार्टी, जिसमें वो जो मछुआरे जाति के लोग हैं बिहार में, उनके लोग आए। उसके बाद कुशवाहाओं की अलग पार्टी बनी, उनके नेतृत्व में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो अलग अलग उसके बाद हम पार्टी बनी जितेंद्र मांझी की। तो इस प्रकार से अभी एक जनतांत्रिक पार्टी बनी है पप्पू यादव की। तो कहीं ना कहीं अगर आप जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार में, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक जाति आधारित वोट बैंक है। एक तो ये फैक्ट हो गया। और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीजेपी, उसकी जो पिछले आप अगर देख लें 10 साल या 15 साल की राजनीति, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति रही है। तो उससे हिंदू धर्म आकर के जुड़ जाता है। और कहीं कहीं मुस्लिम जो है, एक जो मुस्लिम वो वोट बैंक है बिहार का, वो राजद और अगर जदयू बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के साथ जाता दिखता है। एक तो ये परिप्रेक्ष्य हो गया। अब दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है जो और प्रभावित कर रहे हैं जाति और धर्म राजनीति को, जिसे आप 3 संदर्भ में समझ सकते हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तो, और जब उम्मीदवारों की भी घोषणा होती है, और उस विधानसभा क्षेत्र में हर एक राजनीतिक दल की अपना एक मैनिफेस्टो होता है, उसकी एक अपनी विशेषता होती है, उसकी एक अपनी प्रकृति होती है। जैसे आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक राजद किसी को अपने एमएलए का टिकट देना है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं यादव जाति के लोगों की संख्या अधिक दिखेगी। ठीक उसी तरह अगर आप जदयू दिखेगा तो आपको क्वेरियों की ज़्यादा संख्या दिखेगी, और अगर आप हम पार्टी देगी तो हम महादलितों की अधिक दिखेगी।
तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पर जब एमएलए के टिकट का बंटवारा होता है तो वहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियां ध्यान रखती हैं। उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद जिस पार्टी की सरकार आती है तो वहाँ पर भी यह खासा ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रकार से उनका जनसंख्या अनुपात है या जिस जो क्षेत्रीय पार्टी चुनकर सरकार में आती है वह पार्टी जिस जाति या धर्म के लिए राजनीति करती है वो उन वर्गों के लोगों को मंत्री पद दे। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी को कहा गया कि वह एक मंत्री कैबिनेट मंत्री जदयू से दे सकते हैं, तो जिसके पीछे की बात यही है कि उन्होंने इसलिए बस मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अगर वह एक पार्टी के लोगों को देते हैं तो अन्य जाति के लोग नाराज हो जाएंगे। तो ये दो हो गया। तो ये दो एक तो हो गया चुनाव के पूर्व, चुनाव के समय। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर एक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, हर एक पार्टी इस पर कार्य कर रही है। तो इसमें आप कुछ पॉजिटिव बात कैसे एग्जाम में कोट कर सकते हैं? तो पॉजिटिव बात यह है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के आने से कहीं ना कहीं राजनीतिक विकेंद्रीकरण बिहार में हुआ। बिहार जैसा एक सामंती समाज जहाँ पर वर्षों से या सदियों से पिछड़े और महादलित लोगों का जो दबे कुचले थे, जिन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं था, जिन्हें बहुत अधिक अपने अधिकारों और शक्तियों के प्रति उनकी जागरूकता नहीं थी, इन सभी कारणों से वो जागरूक हो गए हैं। और इसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र का गहनीकरण हुआ है या यह कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव, एक तो एक सकारात्मक तत्व है। और साथ ही साथ आप इसके नकारात्मक तत्व में यह कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, इसका एक निगेटिव पार्ट क्या होता है कि बहुत बार आप जाति और धर्म के नाम पर कुछ ऐसे लोगों का चुनाव जिता देते हैं जिन्हें आप जिताना नहीं चाहते हैं। तो ये एक इसका नकारात्मक पहलू है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर आप कुल मिला के बिहार के ताने बाने को देखें, राजनीतिक ताने बाने को, और इसे राष्ट्रीय जो हमारी राजनीतिक परिस्थिति है उससे इसकी तुलना करें तो वो कहीं ना कहीं जो है बिहार आपको एक अच्छी स्थिति में दिखेगा। जिसका कारण है कि यहाँ पर एक बैलेंस बना हुआ है कि कभी भी बहुत अधिक जाति आधारित बातें नहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है और इलेक्शन कमीशन तो लगातार काम कर ही रही है, अलग अलग स्वीप है उसका प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्रामों के माध्यम से वो कार्य कर रही है कि लोग कम से कम इन सारे बंधनों से मुक्त होकर के विकास के मुद्दे पर आकर के अपने प्रतिनिधियों का चयन करें। और आने वाले समय में जिस प्रकार से बिहार में युवाओं का जो बिहार की जनसंख्या में अनुपात जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से सरकार शिक्षा व्यवस्था को बिहार में मजबूत कर रही है और खास करके महिला शिक्षा को, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जाति और धर्म बहुत अधिक प्रभाव बिहार की राजनीति में नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से इस उत्तर को लिखने के समय आप इन सारी बातों को रखें तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। और हमेशा यह ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा गया है उसको लिखने का प्रयास करें। अगर आपसे भूमिका पूछेगी तो आप भूमिका को पूछें, बताएं, कारण के पीछे ना जाएं, उसके इतिहास को ना बताएं। और बहुत अच्छा होगा कि आप चीज़ों को कोट करें कि जैसे आप 3-4 डाटा तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में वो बता देता हूँ, फिर मैं ख़त्म करूँगा, कंक्लूड कर दूँगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जब बिहार में लोकसभा चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा चुनाव होते हैं या अल्टीमेटली राज्यसभा चुनाव भी होते हैं, तो हर एक पार्टी जो सीटों का आवंटन करती है वो जाति आधारित होता है। तो उनका कुछ डाटा रख लें। अभी वर्तमान में जो एमएलएज हैं टोटल 243 में, उनका एक परसेंटेज आप मोटा कितने भूमिहार हैं, कितने ब्राह्मण हैं, उनका जनसंख्या के अनुपात से एक डाटा याद कर लें। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर जो होगा वो अधिक ऑथेंटिक हो जाएगा। तो प्रयास करिए। ये सारे उत्तर बहुत ही अप्लाइड होते हैं और बहुत ही संवेदनशील होकर लिखने के हैं। धन्यवाद।